हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है अन्याय। वैभव ने आओ देखा न ताओ ऋचा के गालों पर झन्नाटेदार तमाचा आज फिर मार दिया। तमाचा इतनी जोर का था कि वह बिलबिला उठी। आंखों से गंगा यमुना बह निकली। वह गाल पकड़े जमीन पर जा बैठी। वैभव रुका नहीं। तो रुक, तेरी तो बैंड बजाता हूँ अभी, कहते हुए खाने की थाली जमीन पर दे मारी। फिर इधर उधर से लाते ही लाते जमा कर अपना पूरा सामर्थ्य दिखा गया। 6 साल का बेटा चिंटू डर कर माँ की गोद में जा छिपा। चल छोड़ उसे, बाहर चल। वैभव उसे घसीटे जा रहा था। चल नहीं तो तू भी खाएगा। वह गुस्से से बावला हो रहा था। नहीं 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 जाना आपके साथ, आप गंदे हो। चिंटू चीखते हुए रो रहा था। ठीक है तो मर इसके साथ। वैभव ने झटके से उसे छोड़ा तो वह गिरते गिरते बचा। अपने आंसू पोंछता हुआ भागकर वह माँ के पास आंसू पोंछने लगा। ऋचा का होंठ कोने से फट गया था, खून रिस रहा था। मम्मा खून, आपको तो बहुत चोट आई है, गंदे हैं पापा, आपको आज फिर मारा। मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा। आप पापा से बात क्यों करते हो? आप कभी बात मत करना। वह आंसुओं के साथ उसका खून भी बाजुओं से साफ करने लगा। मैं डब्बे से दवाई लेकर आता हूँ, यह कहकर वह दवा लेने भाग गया। ऋचा मासूम बच्चे की बात पर सोच रही थी। कैसे बात न करूँ वैभव से? घर है, तमाम बातें करना जरूरी हो जाती हैं, वरना चाहती मैं भी कहाँ हूँ ऐसे जंगली से बात करना। 2 घरों से है, 2 विचार तो हो ही सकते हैं। वाजिब तर्क दिया जा सकता है, कोई तो है, पर इसमें हिंसा कहाँ से आ जाती है बीच में? वैभव को बता कर ही तो सब साफ करके खाना तैयार कर दिया था समय पर। मम्मी जी को आने में देर हो रही थी, फोन भी नहीं उठा रही थी। खाना तैयार नहीं होता तो भी सब चिल्लाने लगते। अपने को गलत साबित होते देख नहीं पाते ये मर्द। बस यही बात है। अपनी सूजी आंखों के साथ जब अपने ये विचार सुमन को बताए तो वह हंस पड़ी। यार देख, मन तो अपना भी यही करता है। कोई अपनी बात नहीं मानता तो उसे अच्छे से पीटने का ही दिल करता है। पर हम औरतों के शरीर में मर्दों जैसी ताकत नहीं होती, वरना हम भी न चूकती। जब मर्जी धुन कर रख देती। अपनी बात हर कोई ऊपर रखना चाहता है। तू तो हर बात को हंसी में उड़ा देना चाहती है, पर बता, कोई बात सही गलत भी तो होती है। हाँ होती तो जरूर है, पर अपने अपने नज़रिए से। फिर वही बात, ऐसे तो गोडसे और लादेन भी अपने नज़रिए से सही थे, पर क्या वे वाकई में सही कहे जा सकते हैं? सुमन को समझ नहीं आ रहा था वह ऋचा का ध्यान कैसे हटाए। आए दिन मासूम सी ऋचा के साथ वैभव की मारपीट की घटनाएं उसे कहीं अंदर तक झकझोर रही थीं। बेचारे नन्हे चिंटू के दिलो दिमाग पर क्या असर होता होगा। सारी बातें सुनी उसने। किचन से सटे पूजा घर में सुबह से बह रहे दूध, बतासे, गुड़, खीर, मिठाई के चढ़ावे की सुगंध आकर्षित लग रही थी। मक्खियों चींटियों की बारात से परेशान होकर ऋचा ने लाइजोल डाल डाल कर किचन के साथ साथ पूजा घर को भी अच्छी तरह चमका डाला था। किचन के चारों कोनों में पंडित जी के बताए 2-3 बतासे रखकर दूध चढ़ा के टोटके पर आज भी पालन करके अपने भाई के घर गई। सास को लौटने में देरी हो रही थी। चींटियों मक्खियों के बीच रात का खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। ऋचा ने तंग आकर सफाई का कदम उठाया था। क्या गलत किया था उसने? ऋचा की कोई गलती आज भी उसे नहीं लगी। और फिर गलती हो भी तो क्या कोई जानवर की तरह सुलूक करता है भला? रोज रोज ऐसे बेसिर पैर के टोटके पूजा पाखंड उनका चलता ही रहता है। हैरानी तो यह है कि बहुत मॉडर्न बनने वाला वैभव भी यह सब मानता है। पहले ही मना किया था ऋचा से कि वैभव कुछ ज्यादा ही जता रहा है अपने को, अच्छे से एक बार और सोच ले, फिर शादी कर, पर नहीं मानी। पापा के सिर का बोझ जल्द से जल्द उतार कर उन्हें खुश देखना चाहती थी वह तो। तू भी न गाय बनी हुई है। गाय के भी 2 सींग, 4 पैर और लंबी दुम होती है। वक्त आने पर इस्तेमाल भी करती है, पर तू तो बिल्कुल सुशील संस्कारी अबला नारी बनी हुई है।
बड़े बड़े मेडल मिलेंगे तुझे क्या? इतनी ज़्यादा सहती क्यों है? डिपेंडेंट है इसलिए? इतनी पढ़ी लिखी है, बोला था जॉब कर ले, पर नहीं, पति परमेश्वर नहीं मानते। अरे मानेंगे कैसे भला? फुल टाइम की दासी जो छिन जाएगी। उसने चिढ़ते हुए उसकी ही बात कही। सुमन घर ऋचा से कुछ ही दूर का था। बचपन से कॉलेज तक साथ पढ़ी सुमन अपनी शादी के 3 महीने बाद ही पति के हादसे में हुई मौत के बाद वापस आकर उसी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। पड़ोस के गली में ही ऋचा की शादी हुई थी, तो अक्सर सुमन लौटते समय ऋचा से मिलने आ जाया करती थी। खूबसूरत ऋचा को स्मार्ट वैभव ने अपने को खुले दिमाग का जताकर उसके पिता महेश जी के आगे अपने को चरित्रवान बताया। महात्मा गांधी, विवेकानंद आदि पर अपना पुस्तक संग्रह दिखाकर अच्छे होने का प्रमाण दे देकर उसे शादी तो कर ली, पर शादी के बाद ही उसकी 18वीं सदी की मानसिकता सामने आ गई। खुले दिमाग की हर तरह से सफाई पसंद ऋचा जाहिलों में फंस कर रह गई। पिता के संस्कार थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है सदैव, अवज्ञा कभी नहीं, सो किए जा रही थी। माँ तो थी नहीं, पर नेकी, ईमानदारी, सत्य पर चलने वाले पिता ने अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर यहाँ उन बातों की न इज्जत है न जरूरत। अब ऋचा को कौन समझाए? उसने तो पिता की बातें गांठ बांध कर दिल में बिठा ली है। बात वही है, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। क्या करूं इस लड़की का? रोज ही मार खाए जा रही है, पर पिता से बताती भी नहीं कि वे आघात सह नहीं पाएंगे। ले दे करके वही तो है उसके परिवार में। चिंटू घर पर होता तो वे रोते रोते अपनी मासूम जुबान से मम्मा के साथ घटी पूरी हिंसा का ब्यौरा सुमन मौसी को देने की कोशिश करता है। कैसे दादी, बुआ, चाचू सभी पापा की साइड लेते हैं, कोई मम्मी को बचाने नहीं आता, कहते हैं और मारो और मारो। सुमन सोचती वे बचाने क्या आएंगे, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जंगली गंवई होश। छोटे से बच्चे के दिन में बंदिन कितना आक्रोश भरता जा रहा है। सुमन देख रही थी, इतनी नफरत, इतना गुस्सा उस मासूम के व्यक्तित्व को बर्बाद किए जा रहा है, पर करती भी क्या? ऋचा तो हट किए बैठी थी कि उसकी मुख सेवा कभी तो रंग लाएगी, एक दिन प्रकृति सब ठीक करेगी। अब तो चिंटू भी पापा, चाचू के जैसे चीजें तोड़ने फेंकने लगा है। गुस्सा होता तो घर वालों की तरह चीखता है। खाना उठाकर जमीन पर दे मारता तो ऋचा थप्पड़ रसीद करती, तो ऋचा को ही डांट पड़ने लगती। उसे तुरंत साफ करने के लिए आदेश हो जाता। घर के लोग सह भी देते थे उससे। कितनी बार देखा सुना उन्हें कहते हुए, लड़का है, लड़की थोड़ी ही है, मर्द है, वह क्यों परेशान करेगा भला। बहू चल साफ कर जल्दी से, पंडित महाराज आते ही होंगे। इसकी कुंडली का वार्षिक फल विचार करके आज मेरे लाल तू तो हमेशा हमारे घर का वारिस है, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुझे तो डॉक्टर बनना है। आज वे तेरे और तेरे पापा वैभव के लिए असरदार टोटका बताने वाले हैं, नई तावीज भी लाएंगे तेरे लिए। उस दिन सुमन स्कूल से लौटी तो ऋचा के घर के आगे एम्बुलेंस खड़ी देखकर माथा ठनका। किसको क्या हो गया? उसने पांव तेजी से बढ़ाए, पास पहुंची तो देखा लोग ऋचा को स्ट्रेचर पर डाले एम्बुलेंस से निकालकर घर में ले जा रहे हैं। ऋचा बेसुध थी, खून से लथपथ, सिर फट गया था, खून बहकर माथे, चेहरे, गर्दन, कपड़ों पर जम चुका था। कुछ अभी भी सिर से बहे जा रहा था। पड़ोसियों ने बताया घर में काफी देर तक आए दिन की तरह चीख पुकार होती रही थी। 2 घंटे से ऋचा यूं ही पड़ी रही। तब जाकर एम्बुलेंस ले आने का इन्हें होश आया। तब तक देर हो चुकी थी। ऋचा ने एम्बुलेंस में जाते समय ही दम तोड़ दिया। ऋचा के पिता महेश जी को किसी भले मानस ने खबर दे दी थी। वह ही उन्हें थामकर ऋचा के अंतिम दर्शन करवाने ले आया था। वे ऋचा के खून सने सिर पर हाथ रखकर बिलक उठे।
चिंटी को लिपटाकर फूट फूट कर रो पड़े। हादसे से अवाक सुमन के रूंधे गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अंकल को क्या और कैसे ढांढस बढ़ाए। उसको देखते ही ऋचा के पिता विलाप करते हुए बोल पड़े, बेटी इतना सब कुछ हो रहा था उसके साथ, तूने कुछ बताया क्यों नहीं कभी? न उसने कभी कोई भनक लगने दी। लकवे के कारण एक पैर से लाचार मुझे यह कह कर कि ससुराल में यहाँ पूजा पंडित शकुन अपशकुन बहुत मानते हैं, विचार करते हैं, घर नहीं आने देती थी मुझे। खुद ही चिंटू को लेकर हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी। तू तो उसकी पक्की सहेली थी। तू उससे पूछता तो तू कहती बिल्कुल ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब बता ठीक है। चली गई मेरी ऋचा। वे सुमन को तो कभी ऋचा के शव को पकड़कर लगातार हिचकियों से रोए जा रहे थे। उनका क्रंदन सुन सुमन का दिल टूक टूक हुआ जा रहा था। अपनी आंखों के सैलाब को किसी तरह रोकते हुए वह बोली, अंकल संभालिए अपने आप को, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। इसी से ऋचा ने कसम दे रखी थी आपसे कुछ न कहूँ। मैं क्या करती अंकल, यहाँ आपकी अच्छी सीख से उसे बांधे रखा था, जिनका इन जाहिलों के यहाँ कोई मोल नहीं था। चिंटू सुमन को देखते ही उससे लिपट गया। सुमन मौसी, इन सब ने मिलकर मेरी मम्मा को मारा। पापा ने दीवार पर मम्मा का सिर दे मारा था, वे गिर पड़ी। मम्मा तभी से मुझसे बोली नहीं बिल्कुल भी। दादी ने पापा ने चाचू को भगा दिया। अब झूठ कह रही हैं कि मम्मा सीढ़ी से गिर पड़ी। वह ऋचा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उठो न मम्मा, अपने चिंटू से बोलो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। बड़ा होकर बैंड बजा दूंगा इन सब की। वह वैभव से सीखे हुए शब्दों को दोहराने लगा। रोज रोज की चीख चिल्लाने पर वह मारपीट की आवाज़ों से तंग आकर आज किसी पड़ोसी ने 112 नंबर डायल कर दिया था। पुलिस आ गई। नन्हे चिंटू के बयान पर तफ्तीश हुई। 3-4 दिन के अंदर पुलिस ने वैभव और उसके भाई को धर दबोचा। उन्हें जेल हो गई। नन्हा चिंटू किसके पास रहता? समस्या थी, क्योंकि चिंटू अपनी दादी बुआ के पास रहने को बिल्कुल तैयार न था। सुमन उसे यह कहकर अपने साथ ले आई, अंकल, आज के दौर में सज्जनता सिधाई संस्कारों का मोल समझने वाले बहुत कम हैं। दुनिया के हिसाब से अपने को तैयार रखना चाहिए और सामने आई चुनौतियों की सिधाई से नहीं, चतुराई से निपटना चाहिए। सिधाई से अक्सर आज की दुनिया मूर्ख बनाती है, दबाती है, अपना उल्लू सीधा करती है। जो ऋचा झेलती रही, कितना समझाया था उसे। अंकल, चिंटू चाहे कहीं भी रहे, मैं उसको दूसरा वैभव कभी नहीं बनने दूंगी। आप निश्चिंत रहे अंकल। शादी के 3 महीने बाद ही दुर्घटना में पति की मौत के बाद निरुद्देश्य बंजर से मेरे जीवन को चिंटू के रूप में एक नया लक्ष्य मिल गया है। अब आप भी मुझे अपनी ऋचा ही समझिए अंकल। मैं इसे लेकर आपसे मिलने उसी के जैसे आती रहूंगी। ऋचा के पिता महेश जी के कांपते बूढ़े हाथ सुमन के सिर पर जा रुके थे। उनसे कुछ बोलने न बना, केवल आंसू आंखों से बह चले जा रहे थे। सुमन भीगे मन से उन्हें पोंछने लगी। चिंटू ने दोनों हाथों से नाना और सुमन मौसी को कसकर पकड़ लिया और आंखें मीचे वह गालों पर लुढ़कते आंसुओं में अपनी मम्मा का एहसास ढूंढ रहा था। मम्मा, उसकी हिचकियों के साथ निकलता बार बार वह एक शब्द सभी के हृदय को रुला रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।